राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। कल जब दिन का हमने आगाज किया, मैंने कहा दिन बहुत अच्छा है। इसने कहा कि दिन तो How was अच्छा your नहीं। birthday? So मैंने कहा मैं आज बताऊंगा ना कि मुझे पता था दिन बहुत अच्छा है। इट वाज ग्रेट। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में जरूर बात करूं जी। क्योंकि कल मेरी बर्थडे पे जिस तरह से मुझे एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला फ्रॉम माय टीम, फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स ऑन माय सोशल मीडिया एज वेल। तो आई लव्ड इट। तो मैंने सोचा कि मैं जरूर इसका जिक्र करूं। मुझे सुबह सुबह गिला मिल गया जी, आपने बताया नहीं कि वो कैसा लगा। तो मैंने सोच रखा था कि मैं ऐसे वैसे नहीं बताऊंगा। सो मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना तरीका। तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ, अपने जो हमारे कनेक्शन है, हमारे व्यूअर्स का, हमारी फैमिली का, उसके साथ हम जरूर शेयर करते हैं। तो जनाब कल का पूरा दिन इट वाज अमेजिंग। और शो के फौरन बाद मुझे कहते हैं आ जाए जरा ऑफिस में, कुछ डिस्कशन करनी है। अच्छा, मुझे समझ कुछ आई कि नहीं नहीं गड़बड़ है कोई, इस तरह मुझे कहते नहीं है ये। लेकिन जो वहां पे था वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी फैमिली भी वहां पे, मेरी वाइफ भी वहां पे थी जी। आपने जिस तरह प्लानिंग की, थैंक यू वेरी मच जी। इस प्लानिंग में जो जो शामिल रहा है उसका शुक्रिया। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में एक स्पॉइलर भी था। वो स्पॉइलर थी मेरी बेटी। मुझे उसने हल्की सी हिंट दे दी थी। बच्चे मन के सच्चे, आप उनको क्या कह सकते हैं। इट्स ओके, ये छोटे-छोटे लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सी हिंट दी ना, तो मेरी वाइफ ने उसे रोक दिया। तुम क्या कर रही हो, तुम्हें बताऊंगा नहीं आइंदा कुछ। कहती बाबा ना मुझसे पूछा करें, मामा मेरी खाल उधेड़ देंगी। इतना हैवी जुमला है। मैंने कहा मेरा क्या बोला है? कहती हाँ बाबा आपको नहीं पता, मेरी खाल उधेड़ देंगी वो। अब आपने नहीं कुछ करना। मैंने कहा तुमने खुद बताया मुझे। कहती आई कुडंट कंट्रोल ना, मैं बताना चाह रही थी आपको। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों के पेट में कोई बात नहीं रहती। इट्स ओके, ऐसे ही है। बट आप भी आई एम श्योर एक्सपेक्ट तो कर ही रहे होंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा था, नहीं कर रहे थे, इस लेवल के मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यू नो जब आप इस तरह करते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं अगली दफा के लिए। चले देखते हैं अगली दफा। अब हम आपके लिए एक साल हमारे पास है अब इस बारे में सोचने के लिए। तो एक साल हम जरा इसी एक मकसद के लिए सर्व करेंगे कि कैसे हमने। बट एनीवेज थैंक यू ऊपर से कह रहे हैं थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मुझे हर जगह पे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा क्यों ना करें भाई, आप एक महीना पहले ढिढोरा पीट देते। नहीं पीटा था। अस्तगफुरुल्लाह, एक महीना पहले तो इस सेट पे शुरू हो गई। मेरी बर्थडे आ रही है, आपको पता है इस डेट को मेरी बर्थडे आ रही होती है। सो या आई मीन इट्स ओके। तब तो लोग करेंगे, विश भी करेंगे और सेलिब्रेशन भी करेंगे। मजबूर हैं क्या करें। होए 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 हैवी। अच्छा जी चले, मजबूरी का नाम शुक्रिया। ये ठीक है। जस्ट किडिंग। ट्रिप का सर्कल वैसे ही बड़ा इतना वसी सर्कल है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऑब्वियसली उस लिहाज से वसी का नहीं पता। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों के बहुत काम आते हैं, आप बहुत कनेक्टेड रहते हैं, तो लोग भी करना चाहते हैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट। तो इट्स ओके, ये कनेक्शन है जो कि चलता है। मैं ये जरूर कह दूं कि मेरे बहुत से दोस्त जो मुझे कल कह रहे थे कि लेट्स मीट अप, हमें सेलिब्रेट करना है। नहीं मिल सकते थे शुएब, यहाँ पे दिन तक तो यहाँ पर बिजी थे। उसके बाद सीधा घर पहुंचे। मेरे बच्चों ने सरप्राइज वहां अलग तैयार किया। उसके बाद फैमिली टाइम है आपका। फैमिली टाइम। सो दो दोस्तों से मैं जरूर मिला। वो भी मेरी बेगम ने कहा आज ना निकलो। मैंने कहा वो आप पहुंच गए इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने सबसे एक्सक्यूज किया कि नहीं इट्स जस्ट फैमिली टाइम। तो ये होता भी है, जाहिर है। आपने दुरुस्त कहा कि वो सर्कल आपका जब वसी होता है फिर आप सबको टाइम उस तरीके से नहीं दे पाते। सो एनीवेज मैं हमेशा कहता हूँ नॉट जस्ट यस्टरडे, मैं हूं इधर ही। वी कैन सेलिब्रेट टुडे, वी कैन सेलिब्रेट टुमारो। एग्जैक्टली। सो यू नो मोमेंट सेलिब्रेट करने चाहिए। इट्स नॉट जस्ट बट एनीवेज थैंक यू वंस अगेन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और आज बहुत इंपॉर्टेंट एक मौजू जिस पे हमने आपसे बात भी करनी है जी, पोलियो के हवाले से। एब्सोल्युटली 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये साल की आखिरी पोलियो मुहिम है। जिस तरह पूरे साल में पोलियो मुहिम और उसका जिस तरीके से इनेकाद हुआ बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, केपी में, यानी पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से पोलियो वर्कर्स ने खिदमत सर अंजाम दी और जिस तरह से इंसदादे पोलियो मुहिम में पोलियो के से बचाव के जो कतरे, हिफाजती कतरे बच्चों को पिलाए। तो हमने सोचा कि आज फिर उसकी बात हो चुकी है, दोबारा स्टार्ट हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इस साल की ये आखिरी मुहिम है। 15 से 21 दिसंबर तक ये जारी रहेगी मुल्क भर में। और ऐसे में हम जितने भी वालिदैन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबसे मैं अपील करते हैं कि पोलियो से बचाव के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलवाएं। आपके बच्चों को माजूरी से बचाएगी। ये वो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। और जिम्मेदारी आप इस तरह से निभा सकते हैं कि प्लीज़ कोऑपरेट करें। पोलियो वर्कर्स जो कि पूरे मुल्क में जाते हैं, मौसम हार्श है हर जगह के, रास्तों में इतने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो आप लोगों तक पहुंचते हैं, आपके बच्चों के लिए पहुंचते हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पहुंचते हैं। और हमेशा हम यही बात कहते हैं कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। सो नाज़रीन अभी हम बढ़ेंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मौज़ूआत और आपके मेहमानों से कराएंगे मुलाकात। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीट टोस्ट करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ. So यार मेरा एक इधर gone like us, तुम आप तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice there's so much to munch. Ocean safari है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो bite वो bite सब पे भारी है, too much to munch. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया. क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड. समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए. जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे. फ्रॉम नेस्ले. एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी. अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें. जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका. रात गई. पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें. साज की लय में लिपटे महकते गीत. रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं. बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए. From Nestle. आया चेस्टर, yes let's go. So यार मेरा एक इधर gone like us, जवाब तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice there's too much to munch, too much to munch, too much to munch. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी. Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक. 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश. काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे. लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है. 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है. हम हैं सुल्तान आजम, उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान. अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आया तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर. तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं. दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है. अल्लाह करे. हमले के लिए तैयार हो जाओ. बिस्मिल्लाह.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त नौजवान से आपकी मुलाकात कराते हैं और बॉक्सिंग की फील्ड में वो अपना नाम बना रहे हैं। इस वक्त हमारे इस टेबल पे इतने ज़्यादा मेडल्स हैं, आई एम श्योर कि कुछ मेडल्स अभी उनके शायद घर पे ही होंगे। जिंदगी में आपने कभी कोई मेडल लिया? जी। अच्छा, किस चीज़ का? क्या मतलब है किस नहीं, चीज़ का? मतलब किस पढ़ाई में लिया, स्पोर्ट्स में लिया? नहीं, स्पोर्ट्स में कभी नहीं लिया। पढ़ाई में जरूर लिया लेकिन स्पोर्ट्स में कभी नहीं लिया। पढ़ाई में आपने मेडल लिया? आप मुझे इजी क्यों लेती हैं हर दफा? नहीं, आप जस्ट आस्किंग, क्योंकि मैंने कभी नहीं हो लिया। मैंने कभी जिंदगी में मेडल नहीं लिया। I mean, मुझे अंडरएस्टिमेट करती है सबीना आप। मैं आपको अंडरएस्टिमेट नहीं करी, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में मेडल। अच्छा, it's okay। और ये इतने सारे मेडल देख के मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिया। इतने ज़्यादा तो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। एनीवेज, जिसने लिया उसी की बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए जिनके मेडल्स हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली जी। हम बात करें फरहान हसन की। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में तो कॉर्पोरल हैं, लेकिन जिस तरीके से कई सालों से वो बॉक्सिंग के मैदान में अपना नाम बना रहे हैं इन हिज सुपर वेट कैटेगरी, आज हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। रिसेंट जो उनकी फाइट है वो है अफगानिस्तान के बॉक्सर के खिलाफ। उन्होंने जबरदस्त अपना एक मैं कहूँगा कि उनका एक था लोहा मनवाया है। yes। लोहा मनवाया। आज देखे ना, मेरा उर्दू की लाइन पास कल बर्थडे सेलिब्रेशन से बहुत ज्यादा ही स्टिल ओवरवेल्म्ड। ओके फाइन, अब आप यूं करेंगी मेरे साथ। फरहान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ग्रेट। फरहान, इतने ज्यादा मेडल्स, ये कितने ज्यादा वैसे काउंट किए हैं कभी? सर ये तो अभी कम है, ये तो जैसे घर से जो कॉर्नर वगैरह से मिले हैं वो उठा के लेकर आया हूँ। अच्छा, ये अभी कितने, ये कितने टोटल कितने होंगे? ये मैंने भी नहीं गिने। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा बताएं फरहान, कब से आपने स्टार्ट किया बॉक्सिंग? इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? थोड़ा बैकग्राउंड अपना बताएं, देन हम आगे बढ़ें। सर मेरा जो बैकग्राउंड है ना, वो शुरू से ही स्पोर्ट्स, मतलब मेरी फैमिली, मेरा दादा, मेरा वालिद साहब और हम आगे स्पोर्ट्स को लेकर चल रहे हैं। मेरे दादा भी कबड्डी प्लेयर थे, वालिद साहब वापडा की तरफ से कबड्डी प्लेयर। अहमद हसन कुरैशी पंजाबी में कहते हैं, जिन्ना वाला मशहूर था कि इसके पास जिन है। हाँ, तो वो मतलब बड़े बड़े मतलब पहलवानों को वालिद साहब पकड़ लेते थे, गिरा लेते थे। तो फिर गेम को मैंने चेंज किया। मेरा वजन तो नहीं था इतना कि मैं कबड्डी की तरफ जाता, कि कबड्डी में हैवी वेट अप चाहिए होते थे। तो फिर मैंने गेम को चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह गेम चेंज की और अल्लाह ताला ने अब इस नौबत पे ले आया कि अब पाकिस्तान पंजाब चैंपियन भी हूँ। और अच्छा, ये जो बेल्ट है ये पंजाब की चैंपियनशिप की है? जी जी, पंजाब चैंपियन। ये कब की है, किस ईयर की? ये 2025 में दिसंबर। अच्छा, अभी इसी साल की है ये तो। अच्छा, इसी महीने की है? इसी महीने की? 2024। अच्छा, 2024। ओके ओके, लास्ट ईयर की है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं पहले तो इसी के मुतालिक, क्योंकि जरा पंजाब के लेवल पे आपने खेला, रिप्रेजेंट किया आपने पूरे पंजाब को एक तरह से, और आपने ये विन किया। कितने प्लेयर्स थे, कितना टफ था ये कंपटीशन? सर जो प्रोफेशनल और अमेच्योर बॉक्सिंग है, ये दो अलग बॉक्सिंग है ना। अच्छा। तो जो अमेच्योर बॉक्सिंग में ये होते हैं मुख्तलिफ वेट के काफ़ी लड़के होते हैं, उनको हरा कर फिर जाके फाइनल में जाना पड़ता है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग ये है कि इसमें आपका जो चैलेंज होता है ना, वो आपको पता होता है कि आप ओपोनेंट ये है, आपने उसका खेलना होता है। और वो जो टाइटल फाइट होती है वो उस ओपोनेंट के साथ होती है जिसका बॉक्स रैंक, जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है जिनके पास बॉक्स रैंक है इंटरनेशनली, जहाँ पाकिस्तान के काफ़ी लड़के इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रिप्रेजेंट नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उसमें हमारा रिकॉर्ड होता है, फाइट से विन हो, उसके बाद ये टाइटल होता है। 4-5 फाइटें खेली हो तो फिर पंजाब होता है, फिर KPK होता है, फिर बलूचिस्तान होता है और सिंध होता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान टाइटल होता है। ओके, तो अभी आप जो पहुंचे हैं वो पंजाब के लेवल पे पहुंच चुके हैं? अभी पंजाब के लेवल पे पहुंचे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अपनी कैटेगरी में आप पंजाब में नंबर 1 हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, अब ये जो अफगानिस्तान के साथ आपका मैच हुआ, उसमें जो आप जीते, थोड़ा इस बारे में बताएं। जी, कराची में ये फाइट हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह के वो मैंने पहले ही राउंड में नॉकआउट किए थे कराची में। काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स थे लेकिन सब हार चुके थे, और एक मैं ही था जो उस कराची में अपना इवेंट, अपनी फाइट विन की, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा वो प्यार दिया उस वक्त। क्या बात है, जबरदस्त। वो चैलेंजेस फेस किए? अभी आप इतने मेडल्स जीत चुके हैं, अब इतनी बार फाइट कर ली है कि? मैम, चैलेंजेस जो है ना वो मेरी शुरू से ज़िंदगी से ही चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली कहते हैं ना कि डाउन फैमिली, एक उतना फैमिली होती है। मैं बहुत नीचे से ज़मीन से उठा हूँ, बहुत नीचे से आया हूँ, क्योंकि मैंने कोई होटल नहीं छोड़ा झंग का जहाँ से मैंने टेबल मैनी, वेटरिंग और वायरिंग का काम, कोई ऐसी फील्ड। आज मैं बैठ के याद करूँ अपने गुजरा वक्त तो मुझे एक दफ़ा सन्नाटा सा छा जाता है कि मैंने इतने काम किए, आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैंने इतने बुरे बुरे काम किए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे खैर अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर हाँ किसी में हम देखते हैं कि मेहनत बहुत ज्यादा है, किसी टफ ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, काम तो ज़ाहिर काम है। सबसे मुश्किल
आपको टाइम कौन सा लगा? थ्रू आउट लाइफ ज़ाहिर है हम स्ट्रगल तो कर ही रहे होते हैं, बट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आपकी ज़िंदगी में कौन सा आया? सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टाइम था ना वो मेरे लिए, मेरे वालिद साहब कभी कैंसर के मरीज़ हैं। अच्छा। घर को लेके चलना, घर का ना होना, बहुत वो मेरे लिए मुश्किल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तो 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चिटोस, एंग्रो फर्टिलाइजर, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, जोंग फूड जी। Too much to munch, too much to munch, too much to munch. आया चेस्टर, yes let's go. दो दुनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीटोस करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी बर्स्ट करे पफ. सवाल मेरा एक इधर कौन like us, जब आप तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice there's too much to munch. Ocean safari है मजा तो जारी है, too much to munch. मिले जो bite वो bite सब पे भारी है, too much to munch. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करूं? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। जोंग की मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 600 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। From Nestle. जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। आया चेस्टर, yes let's go. सवाल मेरा एक इधर कौन like us, जवाब तो हैं दो कोई नहीं no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice there's too much to munch, too much to munch, too much to munch. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात,
आपके मेरे पीटीवी होम पर। बारबरोसा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अपना हर काम कितनी महारत से अंजाम देता है। फौरन गिरफ्तार कर लो इस जासूस को। आगे मत बढ़ना। मुराद और जासूस, उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वो 10 रुकनी कमेटी दरअसल एक फिरका है बारबरोसा। मुझे ये खातून अच्छी लगने लगी है। मुझे भी। बारबरोसा ने कहा था कि हेनरी को आजाद कराकर वो आपके पास लेकर आएगा। ये धमाके की आवाज कहां से आएगी? कौन हो तुम लोग? हमला करो शेरों! या अल्लाह, तू ही मददगार है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अगर मैं आपसे पूछूं शुएब के सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था स्कूल टाइम? मुझे मैथ्स मुश्किल मुझे भी मैथ्स मुश्किल लगता था। मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों मुश्किल लगते थे, बट मैथ्स में ज्यादा मुश्किल लगता था। केमिस्ट्री वाज ओके। मैथ्स मुझे एक तो मैथ्स ना, मुझे स्पेशली वो अलजेब्रा एंड देन बहुत सी आज तक जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं किया वो। नहीं होता तो होगा, कहना कहीं इस्तेमाल बोला गया, हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक ऐसा होता है ना कि पढ़ाने का तरीका भी, टीचिंग मेथड भी बहुत मैटर करता है। बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारी बारी अभी आज के बच्चों से पूछे तो उन्हें मैथ्स बुरी नहीं लगती, ये सब्जेक्ट उनको बुरा नहीं लगता। मेरी बेटी का मैथ्स बहुत अच्छा है। मैं यही कह रही हूँ। तो वो प्रोबेबली देखें जिस तरह से टीचिंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें बच्चे बोर नहीं होते और आसान तरीके से उसको सिखाया जा रहा होता है। तो आज जी हम जापानीज मेथड की बात करेंगे कि मैथ्स किस तरीके से सिखाया जाता है या अंग्रेजी किस तरीके से जो है वो सिखाई जाती है। और अभी हम जिस इस प्रोजेक्ट की बात करने लगे हैं, ये तो तकरीबन पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तकरीबन 60 से ज्यादा ममालिक में ये इस वक्त है। वहाँ पे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं। इसे आप अगर यूं कहना कि आफ्टर स्कूल लर्निंग तो बड़ा दुरुस्त होगा कि स्कूल के अलावा बच्चा हफ्ते में 2 दिन टाइम निकाल के जाता है, जो भी सेटअप्स होते हैं वहाँ पे जाके वो उसको अंडरस्टैंड करता है। एक इंडिपेंडेंट मोड ऑफ लर्निंग उसका होता है। वो किस तरीके से बच्चा सीखता है, आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान में किस तरीके से इस पर काम हो रहा है, चूंकि जिस ब्रांच की हम बात करने वाले हैं वो तो 9th ब्रांच पाकिस्तान में ओपन हुई है 6 months बैक। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में काम हो रहा है। कूमॉन ग्लोबल चेन है जिसकी अब पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जो जिन्होंने यहाँ पे इसको देखा है इस्लामाबाद में, उनसे आज आपकी मुलाकात कराते हैं। आयशा फजल इनका नाम है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। आयशा साहब बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। सो ये आपको आइडिया कैसे आया कि अच्छा ये चेन है, ग्लोबली है, मुल्कों में काम हो रहा है, तो मैं से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस जगह लेकर आती हूँ और बच्चों को फिर मैं सिखाती हूँ मैथ्स एंड इंग्लिश? जी, इसमें क्योंकि मेरा एजुकेशन से ताल्लुक रहा है, आई वाज अ स्कूल टीचर, फिर मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर्स किया, मैंने फिर एनजीओज वगैरह में काम किया, लेकिन मेरा फर्स्ट लव बच्चों को पढ़ाना है। तो जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे एक ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं ये एक फ्रेंचाइज ले सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी एक्सपर्टीज इसके लिए एक परफेक्ट मैच है, और इसलिए मैंने अपना E11 में एक सेंटर खोला है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का। मेरे जो कुछ हमारे फैमिली में भी बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर कूमॉन से बहुत बेनिफिट किया है। और अब वो टाइम है कि उन बच्चों को कहें कि बेटा आपका एग्जाम है कल, आप पढ़ नहीं रहे मैथ्स का, वो कहते हैं नहीं मुझे आता है, क्योंकि उन्होंने कूमॉन से मैथ्स में वो इतने आगे निकल गए हैं कि उनको जो क्लास की मैथ है उससे वो बहुत आगे माशाल्लाह। ये तो वाकई बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात हमारे लिए। हम तो आखिरी दिन ही पढ़ाते हैं बच्चों को। आखिरी दिन पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे कभी नहीं कहते कि मैथ्स की उनकी तैयारी है। थोड़ा सा बताएं हमें जी, तो हमें जरा बताएं क्या किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, क्या आप लोगों का टीचिंग मैथड इस तरीके इलाज से मुतालिक बताएं। हाँ सही बात है।
देखिए, तरीका इलाज के लिए सबसे पहले जरूरी है मर्ज की तशखीस सही हो। सही। ठीक है, तो जब बच्चा हमारे पास आता है उसका हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। हम शुडिंग नहीं करते, हम ये नहीं कहते तुमने यही पढ़ना है। हम कहते हैं जो आपका लेवल है, जहाँ पे आपके गैप्स हैं, हम उधर से शुरू करेंगे। तो इसको जापानीज जो कुमोन, जो इसका नाम है, जो प्रोफेसर थे कुमोन, उनके नाम पे उन्होंने ये शुरू किया था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो वहां से इसका स्टार्ट हुआ है। वो ये कहते हैं कि ये काइंड मेथड है, यानी रहम के साथ बच्चे को पढ़ाया जाता है, जुल्म के साथ नहीं पढ़ाया जाता। तो बच्चे का जो लेवल है, बेशक क्लास 6 का बच्चा है, अगर वो 9-7 उंगलियों पे गिन के कर रहा है, इसका मतलब है वो फ्लुएंट नहीं है। तो हम उसको वहीं से शुरू करवाएंगे, उसको प्लस माइनस पक्के करवा के आगे लेके जाएंगे। अगर मुझे अभी आप कहें कि जेनरेटिव AI का बताते हैं, मेरी तो कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, आप मुझे ABC से लेके जाएंगे तो फिर मेरे लिए आसान होगा, मैं सीखती जाऊंगी। तो बच्चों में कोई कमी नहीं है, या ये नहीं है कि पूरी की पूरी जनरेशन्स कहती हैं कि हमें मैथ नहीं पसंद। ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी का मैथ के लिए एप्टीट्यूड ही ना हो। तो होगा, एप्टीट्यूड तो होगा, लेकिन सही पढ़ाया जाए और उसके लेवल से लेके जाएं, फिर वो आगे निकल जाते हैं। और अगर आप उसको कहें नहीं तुमने यही पढ़ना है जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है और हमने फाउंडेशन के गैप्स नहीं एड्रेस करने, तो फिर वो स्ट्रेस में जाएगा बच्चा। पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है कि जहाँ पे लगता है कि नहीं आता उसी को स्ट्रेस करेंगे, यही पढ़ो, यही याद करो, इसी प्रैक्टिस करो और इसी तरह ही करो, और कोई किसी डिफरेंट अंदाज से पढ़ाने की भी कोशिश नहीं करता। आता ही नहीं है। ये इसमें कोई इनोवेशन, इतनी बहुत सिंपल चीज है। और जो हम एजुकेशन की थ्योरीज में पढ़ते हैं, उसमें मुझे तो ये लग रहा है कि एक ड्रीम है फॉर एन एजुकेशनिस्ट जिसने थ्योरीज पढ़ी है हमेशा, ये वो कर लेते हैं। क्योंकि इसमें यह ना कि बच्चे अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, हर हफ्ते हम अलग प्लानिंग करते हैं उनकी। कि अब जैसे मेरे पास एक ही क्लास के, एक ही स्कूल के 2 बच्चे भी हैं ना, किसी को मैं एक लेवल करा रही हूँ, दूसरे को दूसरा लेवल। अच्छा, बच्चे के हिसाब से। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें कि बच्चा आपके पास आया, आपने असेसमेंट कर ली उसकी कि अच्छा वो वेयर इज दैट बॉय और गर्ल इज स्टैंडिंग, फिर आपने उसका लेवल एड्रेस अप करना है और उसके लिए आप डिफरेंट, तो वो क्या है, कोई बॉक्सेस होते हैं, प्लानिंग होती है, वो क्या होता है? वर्कशीट्स बेस्ड, वर्कशीट्स, और वर्कशीट्स हमें कुमोन इंटरनेशनल जो है उनकी तरफ से उस लेवल के हिसाब से वो आएंगे। हर लेवल के हिसाब से वर्कशीट्स हैं, वो हमारे वो लोग प्रोवाइड करते हैं और हम हर हफ्ते प्लानिंग करते हैं। अब वर्कशीट्स में क्या, व्हाट इज बेटर अबाउट वर्कशीट्स कंपेयर्ड टू बुक्स? बुक में आप A to Z जाते हैं, वर्कशीट में हम मिक्स कर सकते हैं, हम कोई चीज रिपीट करवा सकते हैं। इस बच्चे ने इस चीज पे ज्यादा टाइम कंप्लीशन का लिया है, इसको हम एक दफा दोबारा दे देते हैं, ये इसमें फ्लुएंट हो जाएगा। तो हम मास्टरी लेवल पे लेके जाते हैं बच्चों को, एक्सपर्ट लेवल पे एक चीज के हो जाते हैं, फिर हम आगे ले जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है मैथ्स में स्पेशली और इंग्लिश में भी कोई ये नहीं है कि आप इंग्लिश में भी आप कहें कि अच्छा मैं ग्रामर को चॉइस पे छोड़ देता हूँ, आपको सारी चीजें आनी पड़ती हैं। इसी तरह मैथ्स में भी आप ये नहीं कह सकते मैं माइनस को चॉइस पे छोड़ दूँ, फिर डिवीजन कैसे करेंगे या और आगे के ऑपरेशंस कैसे करेंगे। अच्छा, अब हमने देखा कि वैसे एडवांस टीचिंग मेथड्स बहुत सारे स्कूल्स में आ चुके हैं, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि अब आज के बच्चे नहीं घबरा रहे होते मैथ से या किसी भी सब्जेक्ट से आप उनसे बात करें। हाँ, ये बहुत एक बदकिस्मती है हमारी। आपके बच्चों से पूछो कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो वो कहते हैं उर्दू। ये एक अलग बात है। तो ये तो चले एक अलग टॉपिक ही हो गया जिसमें हम वाकई बहुत शर्मिंदगी हमें होनी चाहिए इस बात पे कि हम अपनी जुबान से, अपने सब्जेक्ट से हम लोग सबसे आसान होना चाहिए, वही सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। किस तरह से आप पेरेंट्स को कायल करते हैं इस चीज पे, उनको क्योंकि कन्विंस, क्योंकि वो अपना बच्चा भेजेगा, स्पेशली आफ्टर स्कूल क्लासेस के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, एक ट्रस्ट करना है, ऑब्वियसली एक फी पे करनी है, कैसे आप उन लोगों को कायल करती हैं कि नहीं ये डिफरेंट एक मेथड है और इसके थ्रू हम आपके बच्चे को एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकते ताकि वो क्वालिफाई कर सके? उसमें 2-3 चीजें। एक तो ये कि अक्सर जो ये बच्चे हमारे जो हमारे पास 2-3 महीने से भी पढ़ रहे हैं, उनमें इम्पैक्ट नजर आने लगा है। सही। फिर जो वो बच्चों की जो क्लास में बाकी बच्चे हैं वो देखते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से इस तरह कि व्हाट इज दिस चाइल्ड डूइंग, ये बच्चा क्या कर रहा है जो दूसरा, ये आपको पता है बच्चों को ट्यूशन एकेडमीज भेजा जाता है, वो इम्पैक्ट नहीं है। स्कूल्स की भी भारी फीस लोग दे रहे हैं, वो इम्पैक्ट नहीं है। कई सालों से वो जो गैप है, क्योंकि स्कूल तो प्रमोट करता जाता है ना और गैप को एड्रेस नहीं करता, हम वो गैप्स को एड्रेस करते हैं। तो जब इम्पैक्ट जिन पेरेंट्स को नजर आता है वो बाकी पेरेंट्स को कहते हैं कि मेरे बच्चे को इससे बहुत फायदा हुआ है। तो फिर दैट इज हाउ पेरेंट्स आर इंटरेस्टेड। लेकिन फिर भी अगर हम यूं सवाल रखें कि किस बच्चे को आपके सेंटर में आना चाहिए?
इसमें साथ ही भी एड्रेस कीजिएगा किस एज ब्रैकेट के बच्चे को आना चाहिए? हाँ, एज ब्रैकेट एक मेरे पास जो यंगेस्ट है वो 2.5 साल की मेरे पास आई थी। अब उसने पेंसिल ग्रिप भी मेरे पास की है। ठीक है, बट वैसे हम जो कहते हैं वो 3 years ऑनवर्ड्स कहते हैं, 3 to 18 कहते हैं। हाउएवर इट्स फ्लेक्सिबल। एक मेरे पास 25 year old है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, चाइनीज, वो इंग्लिश पढ़ने के लिए आता है। लेकिन ज्यादा जो हैं बच्चे वो प्राइमरी और मिडिल के ग्रेड्स के हैं। सो आई वांट टू से जो ये नर्सरी वगैरह से लेके ग्रेड 6-7 तक के सबसे ज्यादा हैं। ठीक है। लेकिन आ सब सकते हैं, कोई भी आ सकता है। और दूसरा ये उसमें एक होते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे की गैप्स हैं लर्निंग में, हम इसलिए भेजें, एक वो हैं। दूसरे कहते हैं हमारा बच्चा क्लास में बोर होता है, वो उसके लेवल का ये इंग्लिश नहीं है, वो इससे आगे निकल चुका है। ओके। हम उन बच्चों को भी वेलकम करते हैं क्योंकि हम उस बच्चे को आगे ले जाएंगे। हम वी विल टीच एट द राइट लेवल। तो चाहे जिसका अगर लेवल नीचे है या पीछे है वहीं से लेंगे, और जिसको आता है 4 साल का बच्चा अगर वो प्लसेस में आ गया है हम उसको प्लस करवा देंगे। देखिए अगर स्कूल में एक लेवल चल रहा है, असेसमेंट उस लेवल की होनी है, आपके पास आगे एक और लेवल पे वो चल रहा है, सो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा एग्जाम में। हाँ, कि नहीं? वो उसको हेल्प करेगा उसमें। ओके। अगर क्लास में वो बच्चे को नंबर सीक्वेंसिंग करा रहे हैं अभी, ठीक है, और मेरे पास वो बच्चा 1 2 3 कर रहा है, तो वो वही कहेगा जो मेरी नीड्स कहती है कि आई डोंट नीड टू स्टडी, ये तो मुझे पहले ही आता है। प्रैक्टिस और मेंटल मैथ जी रिवाइज तो कराना पड़ेगा। वो रिवाइज, लेकिन उसके लिए उतना ही इजी होगा, उतना ही इजी होगा। और जरा मेंटल एक्सरसाइज भी एक तरीके से हो रही है ना, दिमाग का इस्तेमाल। ये चीज तो बहुत अच्छी है कि जो बच्चा जिस लेवल पे है आप उस लेवल पे उसके साथ काम कर रहे हैं, ये तो बहुत जरूरी है। ये क्योंकि होता नहीं है ना, ये अमूमन होता नहीं है क्योंकि एक ही करिकुलम है, एक ही टीचिंग मेथड है, और उसी तरीके से एक क्लास में सब बच्चों को एक लेवल पे ट्रीट किया जा रहा होता है। लेकिन हर बच्चे का ज़ाहिर है अपना एक लेवल है। पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है बच्चों की? पर्सनैलिटी देखिए, बच्चे आते हैं और जब पहली बार आते हैं वो कहते हैं मैंने क्या करना है, तो मैं कहती हूँ लेट्स रीड टुगेदर, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, इंस्ट्रक्शन सारी वर्कशीट में। सबसे पहले तो वो इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। ठीक है, विद इन अ वीक वो अपना खुद ही इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं होता कि वो आप जो है क्लिंग कर रहे हैं टीचर के साथ। होमवर्क भी क्योंकि इट्स एट द राइट लेवल, तो होमवर्क भी वो घर में भी वो इंडिपेंडेंटली काम कर लेते हैं। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कि उनको हेल्प की जरूरत हो, क्योंकि उनके लिए एट द राइट लेवल है। ठीक है। तो बच्चों की पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि इंडिपेंडेंट होने का। सही। और दूसरा उससे ज्यादा जो सबसे बड़ा वो ये है कि वो कहते हैं ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम कहते हैं कि अच्छा आपको नहीं आ रहा, क्लास में आप कुछ बेसिक चीज कर रहे हैं, हम आपको एडवांस चीज पे ले गए, लेट्स गिव इट अ ट्राई। पहला रिएक्शन उसका होता है कि ओह वेट, ये मैं कैसे करूंगा, लेकिन फिर हम उसको लेट्स गिव इट अ ट्राई की तरफ लेके जाते हैं और वो उनकी फिर सेकंड नेचर बन जाती है। और देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये तो। क्या ये भी होता है कि जिस लेवल पे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो ग्रेड 4 में पढ़ रहा है और आप उसको उसी अंदाज से अगर उसके पेरेंट्स से कहें कि हम ये चाहते हैं कि जिस लेवल पे वो पढ़ रहा है उसी लेवल पे उसे इतना सपोर्ट मिल जाए आपके सेंटर में आके कि यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करे, तो क्या ये भी होता है मैच्ड किस्म का कंटेंट होता है आपके पास वर्कशीट जो कि सपोर्ट इसी लेवल को करें? उस लेवल का कंटेंट तो हर लेवल के, ठीक है, ए लेवल्स तक का कंटेंट है, बेबीज वाले लेवल से लेके, ठीक है। लेकिन हमने ये देखना है कि कौन सा लेवल किस बच्चे के लिए सूटेबल है। ओके। अगर वो क्लास में कर रहा है काम और अगर वो हमारे टेस्ट में हमें ये एविडेंस मिली है कि वो उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड है, तो हम उसको उसके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, तो हम उसके वो जो गैप्स रह गए हैं उन गैप्स को फिल करेंगे। दैट्स वेरी ट्रू। आपने बड़ा दुरुस्त इससे पहले कहा कि प्रमोट तो वो होता रहेगा, दैट्स हाउ इट इज, लेकिन हमें उसके गैप्स को फिल करना है। अच्छा, इसमें और एंगेज्ड वो तभी होगा, वरना तो बोर होगा ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, हेट करेगा उस चीज को। अच्छा, ये हमारे जमाने में तो ना वो ये क्या नाम था, कुमौन साहब थे ना, आप थी ना कोई और था, एक उस्तादी साहिबा होती तो हमारे जमाने में तो और मैथ्स की जो टीचर होती थी ना वो सबसे स्ट्रिक्ट माने जाते थे। ऑल ऑफ अस, ये हम सबका एक्सपीरियंस है, गुजर चुका है। तो ये मुश्किल टाइम देखिए हमने तो खैर भुगत लिया। अब मेरा सवाल है कि देखें कुमन ने पूरा एक बेस्ट प्रैक्टिस एक तरफ से कर ली और मुल्कों में उसके हम देख रहे हैं लेकर लोग चले भी गए, लेकिन जाहिर है उसके लिए आपके अपने एक्सपर्टीज भी तो कुछ होती होंगी। ये तो नहीं हो सकता कोई भी टीचर कहे जी मैं कुमन के उस टेक्निक के साथ अलाइंड हूं, मैं लेकर चलूंगी। आपको खुद भी तो अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है, तो आपने आपकी टीम ने क्या किया उसके लिए? बिल्कुल, इसमें यह है कि इनका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। कुमन दुबई जो है, जो रीजनल कॉन्टिनेंट का पूरा जो हेड ऑफिस है, जापानीज टीम खुद होती है वहां पे, वो इंटरव्यू करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि ये बंदा हमारी इसको आगे लेके चल सकता है कि नहीं।
तो मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ एजुकेशन में, उससे पहले मैं टीचर थी, फिर INGOs वगैरह ये सारा मैंने एक्सपीरियंस एजुकेशन में, कंटेंट डेवलपमेंट में। तो इसीलिए मैं जब इनका मॉडल देखती हूँ आई कैन सी एंड अप्रिशिएट कि इसमें वो सारी थ्योरीज जो हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी सब ये लगा रहे हैं उसको, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें आसानी से हो जाता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट किया। बाकी मेरे साथ टीम है, आई हैव अ टीम ऑफ 3 असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स। वो लोग सब जो हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, उसमें फाइनेंस के बैकग्राउंड है, IT के स्किल्स हैं उन लोगों के। तो बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स मेरी टीम लेके आती है और इस तरह से हम मिलके फिर इसको लेके चलते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, थोड़ा सा अगर गाइड कर देंगे, बिकॉज इट्स आफ्टर स्कूल प्रोग्राम। अब ज़ाहिर है स्कूल के बाद बच्चे ना के रेस्ट भी करना है, कारी साहब ने भी आना है, अगर ट्यूटर आ रहे हैं या बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं या दिल ही नहीं कर रहा होगा आपने दोबारा जो जी मैथ्स पढ़ने चले जाओ। हाँ, अब देखिए ना वो इतना कुछ करने के बाद वो खेलने का टाइम भी चाहिए उसको, स्क्रीन का भी चाहिए। हाँ जाहिर है। तो क्या करें? कितने घंटे की क्लास होती है? क्लास इसमें अगर बच्चा मैथ ले रहा है आधा घंटा, इंग्लिश ले रहा है आधा घंटा, दोनों सब्जेक्ट्स ले रहा है तो 1 घंटा। और ट्वाइस अ वीक मेरे पास आते हैं बच्चे, और बाकी हम छोटा छोटा होमवर्क उनको घर के लिए दे देते हैं। तो ये तो बड़ी आसान सा एक मॉडल है। और हफ्ते में 2 दिन सिर्फ? और हफ्ते में 2 दिन आपने सिर्फ आधा घंटा देना है। अगर एक सब्जेक्ट है 2 है तो 1 घंटा तो पता भी नहीं चलता। वैसे इतने कम टाइम में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये ऑप्टिमम लर्निंग टाइम यही है, और इसमें कोई हमारा वो टाइम नहीं है कि गुड मॉर्निंग मैम, सिट डाउन एवरीवन, वो सारा कुछ नहीं है। सॉलिड काम का, नेट काम का, एग्जैक्टली जो ये इन्होंने कहा है ना वही है कि बस सीधे काम पे। अच्छा, I think this is because of the Japanese culture, right? Because हमने जापान में ये देखा है कि वहाँ पे everybody is just running around, वो काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा कोई लेजी है बैठा हुआ है। और इसी कल्चर से आप इंस्पायर्ड हैं? ये इनकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस मेथड के अंदर है। जैसे जो इंग्लिश का काम है, अक्सर जब उसमें करेक्शंस होती हैं हम मार्क कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट नहीं है। अब बच्चे ने ढूंढने गलती है क्या, ठीक है। अब वी वांट द चाइल्ड टू जूम इन, फोकस करे उसके ऊपर। तो बच्चे कहते हैं मैंने सही तो किया, अब कई दफा कोई ये कैपिटल लेटर की मिस्टेक है, कोई छोटी सी स्पेलिंग की है। हम चाहते हैं बच्चा डिटेल में, उसकी आंख ट्रेंड हो कि वो डिटेल को खुद पकड़े, खुद देखे। सेम मैथ्स में और इंग्लिश में भी अपनी मिस्टेक्स पे खुद वो फोकस, क्योंकि हम सुपरफिशियली रीडिंग करते हैं। सही। तो बच्चों को गौर से चीजों को, ये भी एक जापानीज कल्चर का डिटेल ओरिएंटेड। अच्छा। अगर आप ओरिगामी का मेरे ख्याल है आप लोग करवाते भी हैं, कभी मैंने देखा है, वो सारी जो है वो डिटेल में और बारीक बारीक चीजों के ऊपर फोकस। अच्छा, कभी आपने कंपैरिजन भी किया जिस तरह इस टेक्निक पे जो हमारे यहाँ रिवायती तरीका है, इलाज है स्कूलों में, या फिर मेंटल मैथ्स हम स्टेम एजुकेशन में भी देखते हैं, आप कुछ इदारों को मेंटल मैथ्स करते हुए देखा है, वो तो खैर बच्चे हम देखे फिंगर टिप्स पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सो इस कंपैरिजन को भी कभी आपने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा किसके कितने फवायद हैं, कितने रिजल्ट्स हैं? बिकॉज ये भी तो मुमकिन है कि एक बच्चा शायद रिवायती तरीके से बेहतर पढ़ ले और एक बच्चा शायद मेंटल मैथ से बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, और एक बच्चा शायद कुमन साहब को ही फॉलो करना चाहे। बिल्कुल सही है, कर हो सकता है ऐसे। लेकिन ये कि अब अगर आप हैं, जैसे आप जब वर्टिकल एडिशन करते हैं, ठीक है, और उसमें आपने कैरी फॉरवर्ड किया 1, स्कूल में सिखाते हैं 1 लिखा, सर्कल, बिल्कुल। लेट्स ट्राई टू होल्ड इट इन योर हेड। 1 कैरी करके ना लिखें, ठीक है। हो सकता है आप मैथ्स कर लें उस तरह, या इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथ, आपका दिमाग स्ट्रांग होगा। ओके। कोई भी चीज आप करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, अगर आप कहीं बैठे हैं दोस्तों से क्रिकेट के स्कोर्स पे गपशप कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसमें एडिशन करनी है, किसने कितनी इनिंग्स में क्या स्कोर किया, तो आप कहाँ उधर 1 कैरी फॉरवर्ड लिख के करेंगे? आपको कुछ ना कुछ बॉल पार्क फिगर यू शुड बी एबल टू डू इट इन योर हेड। ओके। या आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, कोई सौदा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हर दफा फोन पे कैलकुलेट करें। You should be able to do some of it in your head. Exactly. तो उसके लिए दिमाग आपका स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में बच्चे लग गए ना, हर वक्त सोशल मीडिया, फोन उनके हाथ में है, तो ऑब्वियसली इसने बच्चों को लेजी भी कर दिया है बहुत ज्यादा। और फिर और सुपरफिशियली हर चीज को देख, इसमें यह है कि गौर से आपने जूम इन करना है। ओके। ओवर स्टिम्युलेटेड है ना बच्चे, इसमें ओवर स्टिम्युलेशन नहीं है, इसमें आपने अपने आप फोकस के साथ काम अच्छा, कुछ होता है कि डल बच्चे भी आपके पास है? मैं डल बच्चे इसलिए कह रही हूँ कि क्लास में बोला जाता है डल बच्चे एंड ऑल दैट, हालांकि कोई बच्चा डल नहीं होता। आपने जो है अपनी स्ट्रेंथ होती है, आपने उस बच्चे के टैलेंट को सामने लेकर आना है। ये टीचर की, मैं हमेशा कहती हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी बच्चे को डल ना बोले और उनको उस तरीके से ट्रेन करते हो। जो हमें लगता है कि एकेडमिकली उसमें नहीं आ रहे जो लेवल होना चाहिए उनका, बहुत बड़ा काम हमारा ये भी होता है बच्चे को मोटिवेटेड भी रखना है। ओके। ठीक है, अगर आप उसको
थोड़ा सा उसके लेवल से कम लेवल का काम दे रहे हैं तो उसको हमने मोटिवेटेड रखना है और हम उनको माइलस्टोन्स बताते रहते हैं। अब आपका ये लेवल कंप्लीट हो गया, ये छोटा सा टेस्ट हुआ, लेवल कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट, थोड़ी सी सेलिब्रेशन साथ साथ होती रहती है हर महीने 2 हफ्ते बाद। आपका कोई एक लेवल कंप्लीट होता है उसकी सेलिब्रेशन, तो आपको एक सेंस मिलता है कि आप प्रोग्रेस बिल्ड रखना है ना बच्चों का आपस में एक फैमिली की तरह, ताकि बच्चों का आने का दिल भी करे। ड्रॉप आउट्स भी हो जाते हैं वैसे? ड्रॉप आउट्स बहुत सारी रीजंस की वजह से होते हैं। कोई पेरेंट्स मूव कर जाते हैं बाहर, कोई छुट्टियों में ज्यादा आ जाते हैं। बच्चों के स्कूल में जैसे आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं तो कुछ बच्चे फिर वो 1 हफ्ता एग्जाम्स का उन्होंने ऑफ ले लिया है। इस तरह से फर्क रीजंस होते हैं। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस बड़ी कम होती है चीजों की ना, जब कोई नई चीज आती है तो वो प्रेफर करेंगे नहीं किसी वेल नॉन एकेडमी में बच्चे को भेज दें, भारी भरकम फीस दे दें, लेकिन इस में थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं कि नहीं किसी नई चीज की तरफ, स्पेशली बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो पाकिस्तान में चलिए ये बहुत अच्छी बात भी है कि पेरेंट्स काफी कंसर्न भी होते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे ट्रैक पे जाए, लेकिन समहाउ ये बड़ा जरूरी है कि जो नए नए मेथड्स आ गए हैं, दुनिया बदल रही है, उससे फायदा उठाएं और एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस में कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसमें जो सबसे बड़ा हमें जो मिल रही है ना बेनिफिट, जो पेरेंट्स हैं जिनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, उन्होंने नाम सुना हुआ है। ओ अच्छा ये मेरी नीस यूएसए में करती है, ओ ये मेरा नेफ्यू कनाडा में करता है, अच्छा पाकिस्तान में भी आ गया। उससे थोड़ा सा हमें जो है ना और मुझे लगता है कि थोड़े अवेयरनेस पे भी काम होना चाहिए। जिस तरह आज आप आइए, हम लोगों को फर्स्ट टाइम इस बारे में पता चला है, एंड आई एम श्योर टीम में से भी किसी को ऐसा इससे पहले आइडिया नहीं था। मैंने खुद नाम पहली मर्तबा सुना है। एंड पाकिस्तान में जिस तरह आपने बताया कि ऑलरेडी काम हो रहा है इस पे अच्छा खासा, मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है काम, और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है आप सिर्फ काम करिए, बट ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस पे भी। बहरिया फेज 4 में एक सेंटर है और E11 में मेरा है, और बाकी पाकिस्तान में इसके अलावा 7 है। लाहौर में काफी है, कराची में है। तो अब वर्ड कैच ऑन कर रहा है। कुमॉन से बोला मैंने, कुमॉन वाले जो हैं अवेयरनेस पे काम करें। और ये भी तो हो सकता है कि इतना अच्छे इसके रिजल्ट्स देख के हम स्कूलों के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स देखकर हम शायद स्कूलों में देखें कि आपकी क्लास के अंदर कुमॉन की टेक्नोलॉजी, कुमॉन किड्स और मैं और सिर्फ बैठे कर हमारे वक्तों में क्यों नहीं था, बस यही कहते हैं। लेकिन हम ये खुश होते हैं कि अब जनरेशन है वो आगे, अब आपके बच्चों के लिए है ना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं जिस तरह कहा ना, वो टाइम एक्स्ट्रा निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट हाँ अगर स्कूलों में आ जाएगा तो और इजी होगा। लेकिन आपने दुरुस्त कहा, इतना भी मुश्किल नहीं है। हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 2 दफा 1 घंटा, वैसे भी तो घूमते फिरते रहते हैं ना, कभी बर्गर खाने जा रहे हैं, कभी लेकर जाएं पेरेंट्स, आधा घंटा वहीं पे वेट करें या 1 घंटा, आपको इतना मुश्किल काम नहीं होता, वहीं से बच्चे को पिक करें एंड लेकर। हमारा रिसेप्शन एरिया इसीलिए अच्छा सा है, पेरेंट्स वहाँ बैठ के वेट करते हैं, नेटवर्किंग करें वहाँ पेरेंट्स जाके। नंबर स्वैप हो रहे होते हैं। अच्छी बात है ना, एक दूसरे से आप सीखते हैं ना, अच्छा और किस तरह से बेहतर करें बच्चों को। बिकॉज़ बच्चों की बात हम सब यही चाहते हैं एज अ पेरेंट्स कि सारे बच्चे इकट्ठे ग्रो करें, आगे बढ़ें, प्रोग्रेसिव हों, अच्छा अचीव करें, क्योंकि वो एक हेल्दी कंपटीशन भी डेवलप होता है ना कि अच्छा इसने अच्छा किया, अच्छा और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं, तो एक मजे का एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है। आयशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू, ग्रेट टू हैव यू जी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Too much, too much, too much, too much, too much, too much. आया चस्टर, yes, let's go. 2 दूनी 2 4 चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स, चीटोस करे मंच, मजे भरपूर, कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट, कभी फ्रेश करे पफ। सवाल मेरा है किधर कौन लाइक अस, तुम आप तो हैं दो, कोई नहीं, no one. अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, make the right choice, there's too much, too much. Ocean safari, अब मजा तो जारी है, too much, too much. मिले जो बाइट, वो बाइट सब पे भारी है, too much, too much. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां, उतना ज्यादा जीतने का मौका। भूल ये
सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। From Nestle. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। आया चेस्टर यस लेट्स गो। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन। अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो। मेक द राइट चॉइस, देयर टू मच टू मच, टू मच टू मच टू मच। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया करा है। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है, मैंने तो मेरा मतलब है मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज जी किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद ना सिर्फ ये है कि हमारे किसान बहन भाई उनको हम खराज तहसीन पेश करें, बल्कि इसका एक मकसद ये भी है कि किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम एक डायलॉग करवा सकते हैं ताकि बेहतर की जा सके चीज़ें हमारे किसानों के लिए। पाकिस्तान की अगर बात करें तो एक ज़रूरी मुल्क है और काफ़ी हमारी जो मईशत का एक हिस्सा है वो डिपेंडेंट है हमारी ज़राअत के ऊपर। एक बैकबोन समझा जाता है ज़राअत को मईशत की पाकिस्तान में। तो ऐसे में नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं आएंगी या किसी भी तरह से, बिकॉज क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हो गई हैं, किसानों को बहुत नुकसान हुआ और ऑब्वियसली हमारे किसानों को नुकसान होगा फसलों को, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को, हमारी मईशत को इससे नुकसान हो सकता है। तो अब बदलते हुए दौर के साथ क्लाइमेट चेंज के जितने इम्पैक्ट आ चुका है अब पाकिस्तान में, इसमें हमारी जिस तरीके से हमने क्रॉप्स को तबाह होते देखा है, किस तरह की अब हिकमत अमली है, क्या स्ट्रैटेजी है जिसको अपनाने की बहुत ज़रूरत है। तो आज इस हवाले से हम बात करें और इसके साथ साथ ये भी कि कैसे हम नौजवानों को इस तरफ लेकर भी आएँ, क्योंकि हम अक्सर ये बात कर रहे थे कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, अगर सब माइग्रेट कर जाएंगे तो फिर खेत खलियान में कौन होगा,
फिर हमारे गांव देहात में कौन होगा, फिर हम अपने एग्रीकल्चर को किस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे। तो हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम हाइब्रिड बीज लेकर आ रहे हैं, कैसे हम बहुत ज़बरदस्त वैरायटीज़ को लेकर आ रहे हैं और उसकी एक मैस प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज इस मौजूद पर हम गुफ्तगू करेंगे और ऐसी शख्सियत में ज्वाइन किया जिन्होंने इस पर खासा काम किया, स्पेशली ऑलिव पर उनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है। शौकत रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर बहुत शुक्रिया। आप एक तो आज कॉमेडी थोड़ा सा बताएं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिसी, हम उसमें क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं ताकि चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएं। जी, पाकिस्तान में जो काफ़ी काम हो रहा है अब इस पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि पॉलिसीज़ की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पॉलिसी बना दें, इफ़ इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट वो उसको वो नहीं होता। तो एग्रीकल्चर एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है जिसको आपको 10 इयर्स 15 इयर्स के रोड मैप्स देने होते हैं। तो उसके लिए जो पॉलिसीज़ का कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सब्सिडीज़, जैसे पंजाब गवर्नमेंट अभी हमने देखा है ट्रैक्टर्स के ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने अभी प्रोग्राम किया हुआ है और इसके अलावा सीड के ऊपर सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी तो ऑन द बुक बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन और कंसिस्टेंसी कि किस तरह ये कंसिस्टेंट रहती हैं कि आप इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सब्सिडीज़ का, जो कि आप सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं। अब कुछ साल पहले इन्होंने सेसमी सीड के ऊपर दिया था और सेसमी सीड का पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है चाइना में, पूरी दुनिया में सेसमी सीड की ओवर 500 मिलियन आई थिंक एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है। तो जो पॉलिसीज़ हैं वो आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उनको कंसिस्टेंटली जो है वो रखा जाए एंड देयर शुड बी नो उसमें बार बार चेंज करना उसको फिर उसमें तो वो बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में एक और भी है कि एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसमें इन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि प्रोविंसेस और नेशनल उसमें एक कंसिस्टेंसी और पॉलिसी, हाँ एक तरह की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ये जो पॉलिसीज हैं इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। टर्निंग बैरन लैंड इनटू फर्टाइल लैंड, हम इस पे भी तो कुछ अरसे से काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमने थर में देखा कितना जबरदस्त काम वहाँ पर हुआ हुआ है। बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी मैं कल ही गया हुआ था हम अपने फार्म पे, तो वो हमने 2017 में वहाँ पे वो बिल्कुल बैरन था, हिल्स थी, कोई वो नहीं थी। तो अब मैंने ऑलिव्स वहाँ पे जाके देखे हैं, तो लोरा लेक की बात करें ना? नहीं, यहाँ चक्री में अच्छा, चक्री में भी हमारी फार्म में गया, तो वहाँ पे मतलब वो पूरा जो एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, वो उस पर हमने उस पानी की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो अच्छा बाय द वे पानी का पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है, जिसमें कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है और जो लैंड्स हमारी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी के बगैर आप नहीं कर सकते कुछ भी आप करें। जैसे चोलिस्तान की आपने बात की है, हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे पानी कैसे हम पहुँचाएँ, और वहाँ काफ़ी अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, जो चक्री की जो बात करें, क्योंकि हमने यहाँ देखा यहाँ भी ज़रा कुछ सालों से स्पेशली ऑलिव्स को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और बहुत बड़ी लैंड है वहाँ पे हमें नज़र आती है जहाँ पे ऑलिव प्रोडक्शन हो रही है। एंड अगेन बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हुआ, आपने खुद इस पर बात भी आप कर रहे हैं। ऑलिव्स की एक्सपोर्ट पे भी हम अच्छे लेवल पे पहुँच रहे हैं या अभी अपनी ही कंजम्पशन पे हमारा है कि हम इम्पोर्ट कम कर पाएँ? ये ज़्यादा वो है कि इंपोर्ट हमारी कम हो रही है, क्योंकि ये हमें भी आइडिया नहीं था जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कि इतनी ज़्यादा उसमें पाकिस्तानी कंज्यूम करते हैं ऑलिव ऑयल, बिकॉज पाकिस्तान में डेटा इस तरह का अवेलेबल नहीं होता। कंपनीज भी उस तरह की वो नहीं दे रही होती नंबर्स कि जिससे हम एक एनालिटिकली एक अप्रोच ले सकें। अब जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन हमारी आ रही है, हमें अब अभी रिसेंटली हमने 2-3 दिन पहले वहाँ यहाँ इस्लामाबाद में एक गाला किया है, तो इतना हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें आइडिया हुआ कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ मच डिमांड लोकली। तो मुझे लग ये रहा है कि अभी 1-2 सालों में हम अपनी जो लोकल इंपोर्ट है इसको हम कवर अप करने के बाद फिर हम एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे। हम जीरो पे ले आएंगे अपना इंपोर्ट वाला मामला ऑलिव्स को लेकर? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऑलिव ऑयल को तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह
का लोगों का ट्रस्ट, असल में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कंज्यूमर ट्रस्ट, कि कंज्यूमर जो है वो आपकी क्वालिटी को पहले चेक करते हैं, इफ दे फील इट कि यार हाँ ठीक है ये क्वालिटी वो तो अच्छी बेस्ट है, है तो ना देन हमारी। अब हमने जो है वो उसको स्टैम्प कर दिया है कि वी आर द बेस्ट। तो अब वो उनका कंज्यूमर ट्रस्ट ऐसा वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में हम इसको जीरो कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, अब जरा बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज अब आप टाइम भी बचा सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, और ऑब्वियसली जो पैदावार है आप उसको भी डबल कर सकते हैं। सो थोड़ा ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान में किस तरह से इससे हवाले से काम कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो अभी तक की एक डोमिनेंस रही है वो, अब जैसे मैं बात करूं ट्रैक्टर्स की, ठीक है, ट्रैक्टर्स बाहर जो है वो ऑटोनमस हो चुके हैं, दे आर यूजिंग एआई, बड़ी तेज़ी के साथ वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिससे फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है, उनकी कॉस्ट कम हो रही है। अगर हम इधर पाकिस्तान में देखते हैं, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स हैं, 2-3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, आई डोंट थिंक दे आर इक्वली transforming their equipments and their machinery, because it's a huge investment for a farmer. कि फार्मर के लिए वो 7-8 मिलियन रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर एक दफ़ा कर लेगा तो मेरे ख्याल में उसका 9-10 साल के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी में जो ऑलरेडी बिग प्लेयर हैं वो किस तरह जो है इसको एक तो वो नई जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दे हैव टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल जो वहाँ पे शिफ्ट आई हुई है, दे शुड यूज़ एआई। फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल है, इनकी इतनी, दे हैव ऑलरेडी, उनके बहुत सारे चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज फार्मर को क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है, बट ये मशीनरी की जो ऊपर उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, दे शुड कॉल अप जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको कॉल अप करें, नई वो लेके आएँ, सर्विस अपनी इम्प्रूव करें। अगर कोई अपग्रेड्स होती हैं, अब तो हर चीज़ अपग्रेड्स के ऊपर चली गई है ना। आप गाड़ी खरीदते हैं, आप वो 1 साल के लिए खरीदते हैं, इट कैन बी 10 years टाइम, उसमें डिफरेंट अपग्रेड्स आती रहती हैं, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल है कि उसको वो उस तरह अडॉप्ट करें जो हमारा एक, आप देख रहे हैं, इट्स $1 billion इंडस्ट्री इन पाकिस्तान ऑलरेडी, ठीक है, तो दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर प्रोडक्ट्स एंड रीच आउट टू द फार्मर्स। यस, तो ये इस तरह जो है ना एक इकोसिस्टम बनेगा। हम अगर ये कहें कि खाली फार्मर्स जो है वो दे कैन यूज़ एआई विद, जैसे हमने एक अपना एक वो ऐप बनाया हुआ है, इट कैन बेनिफिट फ्रॉम टू देम फॉर 15 to 20%, बट जो हमारी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है मशीनरी का, दे शुड डू लीप, एक उनको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत भी है। अच्छा, अब एआई का इस्तेमाल या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी शुरू करें, इंट्रोड्यूस भी कराएं बेशक, द पॉइंट इज ट्रेनिंग्स का भी तो फुकदान होगा थ्रू आउट, बिकॉज ऑनेस्टली अभी भी हम देखें तो हम बाकी मुल्कों से कंपैरिजन जरूर कर रहे होते हैं, बट आज भी आप हमारे किसान को देखें तो वो वैसे भी स्मार्टफोन को भी बहुत उस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहा होता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, एंड स्पेशली अब हमारे यंगस्टर्स को आना चाहिए इस फील्ड के अंदर, उनको हम कैसे राग़िब कर सकते हैं कि वो आएँ, उनका रुझान इस तरफ हो, वो सिखाएं भी, बेशक सीनियर से हमारे, बट नई जनरेशन नई टेक्नोलॉजी को हमसे बहुत बेहतर समझती है, सो ऑब्वियसली वो सिखाएं भी साथ साथ, अपना इंटरेस्ट भी शो करें। देखिए, जो एग्रीकल्चर, आप जिस चीज़ की बात करें ना, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, इसमें अलोन कोई एक स्टेक होल्डर, एक पार्टनर कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले बात की है कि कंसल्टेंसी एंड पॉलिसीज़ और डेटा, पाकिस्तान में डेटा उस तरह अवेलेबल नहीं है जैसा कि बाकी कंट्रीज़ में है, वो एविडेंट भी है। देखिए, अफ्रीका में एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में $500 मिलियन की है, पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। इंडिया में इट इज़ अराउंड, वो भी वो 100 मिलियन, 800-900 मिलियन की है। बांग्लादेश में भी उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, अफ्रीकन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। तो पाकिस्तान में उस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मतलब पिछले 2-3 सालों में तो बिल्कुल ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी लेके आ रही है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डजंट कम विदाउट द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होगी तो वो आएगी।
तो वो जो एक कंसिस्टेंसी है एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट है फॉर द टेक्नोलॉजी पार्टनर्स एंड सप्लायर्स टू रीच आउट टू द मैसेज इन पाकिस्तान, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का भी रोल हो सकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें काफ़ी जो क्योंकि हमने अभी वी शुड नॉट इन्वेंट द व्हील, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमें एक ऐसा यहाँ पे माहौल क्रिएट करना है जिसमें हम बाकी जो बाहर लोग कर रहे हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकें। और वो इसी तरह होगा कि हम अगर एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बना दें जिसमें कि लोग आएँ, वो अपनी इन्वेस्टमेंट देखें, करें इन्वेस्टमेंट, और फिर it's very important for the private stakeholders to step into this. वो enabling environment क्या है? देखिए ये बिकॉज डीप डाउन तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो मैं एक एरियल एक एनालिसिस कर सकता हूँ कि देयर मस्ट बी समथिंग जिसको ठीक करने की ज़रूरत है कि क्यों पाकिस्तान में जो जैसे वेंचर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं आई। एक टाइम था कि पीपल वर ठीक है, ग्लोबली भी वो एक ट्रेंड था, बट एक मतलब एक ट्रेंड है बाकी ममालिक में जहाँ पे आ रही है। इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी कोई कंडीशंस होती हैं, दे वांट सम गारंटीज, दे वांट सम उन्हें और फिजिबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और आपने दुरुस्त कहा कि और डिस्कशन का मकसद भी है ताकि हम और चीजें बेहतर कर सकें। बेहतरी की तरफ हम जा भी रहे हैं अगर हम, क्योंकि डायलॉग होना, बात होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज, अब ये तो ग्लोबल इशू है। अब ये जिस तरह से हम बात करें कि ज़राअत पे फर्क पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में नहीं, हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान में शायद बहुत ज्यादा उसका फर्क आया है, बहुत ज्यादा फर्क स्पेशली आया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, कोई मॉडल किसी और मुल्क का कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उन्होंने बेहतर किया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो प्रैक्टिसेस हम पाकिस्तान में ला सकते हैं? देखिए काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। अभी हम तो मेरे ख्याल में पिछले ये इस साल में हमने फ्रॉम मई टू टिल नाउ एक हमने तब भी प्रोग्राम किया था जब कि वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अभी टाइम आ गया जब हम वी विल बी शॉर्ट ऑफ वाटर। अब ये यही टाइम है। तो जो ये ग्लोबल फिनोमिना है, पूरी दुनिया जो है ना अभी इसको वॉच कर रही है, इसको देख रही है। इसमें कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स थी, जैसे कि यूएस की थी, दे बैक ऑफ फ्रॉम देयर कमिटमेंट्स ग्लोबली, जो कि एक पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू एवरी जो उनके थे उन्होंने करने थे। हम लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है। हम अब उसमें मतलब हम कह भी रहे हैं, अभी रिसेंटली भी जो हमारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं उनकी मैं देख रहा था, दे हैव टेल द वर्ल्ड कि यार आप लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, क्योंकि हम इतना क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट नहीं कर रहे जितना कि बाकी लोगों की वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो हम उनका फर्ज है, जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोनोमस मशीनरी है, और इसी तरह जो फर्टिलाइजर है, जो सीड के ऊपर R&D है कि आपकी जो बारिशें हो जाती हैं उसमें कैसे वो सस्टेन कर सकता है, ड्राउट में कैसे सस्टेन कर सकता है। तो इसमें ऑलरेडी काम हो रहा है, बट इट टेक्स टाइम। हम जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि हम ट्रेडिशनली एक मूनसून है, फिर विंटर है, समर है, उसको हम लेके कर रहे थे। हमने उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चेंज देखा नहीं है। ये रिसेंट पिछले 8-10 सालों में जो क्लाइमेट चेंज का है, तो इट विल टेक टाइम टू कू एंड ट्रेन आवर फार्मर्स एंड आवर सेल्फ फॉर दैट। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और भी कि इसमें चूंकि जब हम नौजवानों को लाने की बात करते हैं, उसमें शायद एक चैलेंज वो माइग्रेशन वाला है। बहरहाल क्या आपको लगता है कि उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है कि नहीं, वहीं पर रहते हुए विद गुड एजुकेशन अपना स्किल सेट बेहतर करते हुए उसी सेक्टर में अपना रोल प्ले करना? देखिए वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज द मनी कम्स एवरीवन गोज ओवर देयर। तो वो एक सिनेरियो है कि जब जो ये लोग हमारी पास 60% जो है वी हैव अ यंग पॉपुलेशन जो कि 20 to 40 ईयर्स है। अब वो जब उनको नज़र आएगा कि हमारा ROI किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो बहुत अच्छा है, जब वो देखेंगे कि हम उस तरफ जाएंगे। बट अब वैसे भी इतनी दुनिया में चीज़ें तेज़ हो रही हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, दे आल्सो नीड अर्ली रिटर्न्स चाहिए उनको, सही है।
तो उसमें यही है कि जब मैं सब्सिडीज़ की बात करता हूँ कि अब इंडिया में जो वो लोग सब्सिडीज़ देते हैं, अगरचे कि वहाँ भी फार्मर्स ऑल द टाइम दे आर प्रोटेस्टिंग, बट 2% ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है, तो वो उसमें एक इंकरेजमेंट मिलती है, इनको इनपुट कॉस्ट कम होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सेसमी में आपने सब्सिडीज दी लोगों को एंड लोगों ने काम किया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यू नो दे आर मेकिंग द मनी। इसी तरह जो अब ये हमारे जो ऑलिव्स है, अब एक ट्री की हम कल ही इसके ऊपर काम कर रहे थे कि एक ट्री इज यू नो जो यंग ट्री होता है, इट कैन प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ ऑयल विच इज अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज एंड 190 प्लांट होते हैं 1 एकड़ में। यू कैन यू नो 400,000 500,000 पर एकड़ के ऊपर इसकी इनकम है, बट इट टेक्स टाइम। अब वो पेशेंस है, वो हमें चाहिए, पेशेंस लानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा इसमें उस पर काम करना पड़ेगा। और वाकई फिर जिस तरह हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपने पोटेंशियल कॉज